महाराष्ट्र से बेहद दुखद खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया है। राजनीति के दिग्गज अजित पवार के असमय निधन से महाराष्ट्र शोक में डूब गया है। यह हादसा तब हुआ जब प्लेन बारामती में लैंड कर रहा था और दादा समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार के निधन से पवार परिवार को बड़ा झटका लगा है। जिस जगह हादसा हुआ वहां रहने वाले कुछ लोगों ने ये हादसा अपनी आंखों से देखा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने यहां करियप्पा ग्राउंड में आयोजित एनसीसी रैली में शामिल हुए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विमान हादसे का जिक्र करते हुए अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुखद विमान हादसे में अजित पवार समेत कुछ लोगों की मौत की बात कही। इसके साथ ही पीएम ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अजित पवार के योगदान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। उन्होंने अजित पवार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन साथियों को हमने हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम उनके परिजनों के साथ हैं। दर्शकों, अजित दादा के जाने के बाद पूरा देश दुख में है। वहीं ममता बनर्जी ने साजिश की और इशारा करते हुए एनडीए पर निशाना साधने की कोशिश की। साथ ही सीएम ममता ने देश में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पवार की मौत की खबर सुनकर उन्हें झटका लगा है और उन्होंने इस घटना को देश के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। ममता ने दावा किया कि राजनीतिक नेताओं के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और सोशल मीडिया पर चल रहे हालिया बयानों का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि अजित पवार बीजेपी छोड़ने पर विचार कर रहे थे और दोनों एनसीपी एक होने वाली थी। वहीं आप दर्शक ममता बनर्जी के इस बयान पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में आगे बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में राहुल गांधी विकसित भारत जी राम जी कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून का सही नाम विकसित भारत जी राम जी है, लेकिन राहुल गांधी ने राम का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने इस कानून को नया नाम देते हुए इसे विकसित भारत ग्राम जी कहा था। वहीं एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा कि वीबी ग्राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी भगवान राम का नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इस कानून को वीबी जी राम जी की जगह वीबी ग्राम जी बोल रहे हैं। वहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट के अभिभाषण के दौरान इस कानून का सही नाम लेकर बता दिया कि इस मनरेगा की जगह लाए गए इस नए कानून का नाम विकसित भारत जी राम जी है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिफेंस से लेकर ट्रेड तक भारत की तरक्की के बारे में विस्तार से बताया। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब विपक्ष ने बीच अभिभाषण में जमकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी राम जी कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान विपक्षी पार्टियां भड़क गई और नारेबाजी करने लगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। राष्ट्रपति के इतना कहते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जब विपक्ष नारेबाजी कर रहा था तब एनडीए समर्थक ने मेज थपथपाकर अभिभाषण और जी राम जी कानून का खुलकर समर्थन किया। विपक्षी सांसद इस दौरान वापस लो, ये कानून वापस लो जैसे नारे लगाते रहे। जी राम जी कानून को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच मचा ये हंगामा कहीं न कहीं संसदीय परंपरा के खिलाफ तो था ही, साथ ही ये भी तय कर दिया कि बजट सत्र में भी विपक्ष का साथ मिलना सरकार के लिए मुश्किल ही साबित होगा। बता दें कि ये कानून शीतकालीन सत्र में पारित हुआ था, जो मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। इस नए कानून में ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों की बजाय 125 दिनों की रोजगार गारंटी का प्रावधान है। सरकार इसे ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बता रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इससे महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, जो उनके अपमान के समान है। साथ ही वित्तीय बोझ का हिस्सा अब राज्यों पर भी डल जाएगा, जबकि मनरेगा में केंद्र पूरा खर्च उठाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के हाल में अनुसूचित एक नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत में नए नियम के संदर्भ ये दलील दी गई कि ये नियम में जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई गई है। इसके साथ ही कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा गया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाले वकील की दलीलों पर गौर किया। दर्शकों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता डॉक्टर शकील अहमद इन दिनों राहुल गांधी पर की बयानबाजी को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी पर कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने घर पर हमला कराने का निर्देश देने के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि मैंने कई बार राहुल को उनकी गलतियों के बारे में बताया है। शकील अहमद ने अपने घर पर हमला करवाने का दावा करते हुए कहा कि देखिए, एक पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को राजनीति में नुकसान हो रहा है। शकील अहमद ने दावा किया कि राहुल गांधी सीनियर लोगों को पसंद नहीं करते, वो उन्हें घर बैठाना चाहते हैं। वो पुराने नेताओं को यूथ कांग्रेस के नेताओं से रिप्लेस करना चाहते हैं और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैंने राहुल को बहुत करीब से देखा है, उनके साथ हमने पद यात्रा की है और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, उसमें भी हम 7 किलोमीटर चले जो पंजाब में उनकी पद यात्रा थी। तब मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो उस वक्त मैं और अमरेंद्र सिंह उनके साथ साथ चले थे और उसके बाद हम लोग मंडी गए। मैंने उनके घर में बैठकर उनसे घंटों बात भी की। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने दावा किया कि मुझे लगता है कि मेरी गलती ये थी कि मैंने उनको मना करता रहा कि मंदिर जाना बंद मत कीजिए। इलेक्शन के वक्त आप रोज मंदिर जाते थे, इलेक्शन के बाद बंद कर देते हैं जाना। सॉफ्ट हिंदुइज्म नहीं कीजिए। या जब वो अपने भाषण में कोई गलत बात बोल देते थे तो वरिष्ठ होने के नाते मैं उनको बोलता था, लेकिन जो बात मैं बोलता था वो मुझे लगा कि उन्हें बुरी लगी, इसी वजह से उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया। इसके बाद उन्हीं के बनाए हुए प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे बिहार विधानसभा चुनाव में टारगेट पर ले लिया और मुझे ह्यूमिलेट किया। मुझसे कोई बात नहीं की, इसलिए मैंने दुखी होकर पार्टी छोड़ दी। शकील अहमद ने यह भी दावा किया कि कई नेता पार्टी में ऐसे हैं जो आज भी दुखी मन से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में है, इसलिए वो मजबूरी में पार्टी में पड़े हुए हैं। अपने बाल बच्चों के लिए इंसान क्या नहीं करता। वहीं शकील अहमद ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही मुझे कल फोन पर बताया कि सर अभी अभी दिल्ली से फोन आया है, कल आपका पुतला दहन करने का तो बहाना होगा, लेकिन आपके मधुबनी और पटना के घर पर हमला होगा। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने ऑर्डर निकाल दिया कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर हम कल शकील अहमद के खिलाफ पुतला जलाकर विरोध करेंगे। वहीं पुतला दहन पर सवाल उठाते हुए शकील अहमद ने कहा कि ये लोग पुतला जलाकर हमारा धर्म खराब कर रहे हैं। हम तो मुस्लिम हैं, हमको दफन करना चाहिए, हमारा पुतला क्यों जला रहे हैं। शकील अहमद ने बातचीत के दौरान कहा कि मधुबनी वाले घर में कोई नहीं रहता, मैं वहां चुनाव के वक्त जाता हूं। मैंने इस बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है, पुलिस की टीम भी यहां आ चुकी है। मैंने इस बारे में रात को ही पुलिस को जानकारी दे दी थी। वहीं जब कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद से पूछा गया कि क्या आपकी जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा कि खतरा नहीं है, बिहार कांग्रेस तो मेरा परिवार है, अगर बाहर के लोग आ गए तो मैं नहीं कह सकता कुछ। मैं तो आज भी उन्हें बोलता हूं कि मेरे साथ फोटो मत लो, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि बिहार कांग्रेस में किसका करियर बन रहा है। दर्शकों, शकील अहमद का पार्टी छोड़ना बिहार में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। वहीं शकील अहमद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी मुसलमानों से लगातार दूरी बना रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी अब अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, जबकि जमीनी स्तर पर उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव में बिहार में कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेध लगा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एक विमान हादसे में निधन के बाद महाराष्ट्र ही नहीं देश के लोग काफी हैरान हैं। अजित पवार बुधवार को सुबह मुंबई से बारामती के लिए एक विशेष विमान से रवाना हुए थे। लैंडिंग के समय विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। पवार परिवार के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है इसे। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा कहे जाने वाले अजित पवार 8 बार विधायक और 6 बार डिप्टी सीएम रहे। यही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वो वित्त मंत्री रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी धुरी माने जाते थे, तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अपनी सियासी बैलेंस को बनाए रखने के लिए साथ मिलाकर रखा था। अब अजित पवार के अचानक निधन हो जाने के चलते महाराष्ट्र के साथ साथ एनसीपी की राजनीति बदल गई है। जिस पवार की दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हनक थी, संसद में फिलहाल अजित पवार की पार्टी के 4 सांसद हैं, जिसमें लोकसभा में 1 सदस्य है और राज्यसभा में अजित पवार की पार्टी के 3 राज्यसभा सदस्य हैं। लोकसभा में सुनील तटकरे दंतोत्रे सांसद हैं, तो प्रफुल्ल पटेल, सुनेत्रा पवार और नितिन
लक्ष्मण राव यादव राज्यसभा में सांसद हैं। अजित पवार की पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन है। दोनों ही सदनों में बीजेपी के लिए एनसीपी सियासी अहमियत रखती है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत महाराष्ट्र की विधानसभा में उनकी पार्टी की है। महाराष्ट्र की विधानसभा में अजित पवार की अपनी सियासी अहमियत रही है। अजित पवार की एनसीपी के 41 विधायक 2024 के विधानसभा चुनाव में चुन कर आए थे। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के 40 विधायक रह गए हैं। वहीं अब अजित पवार के निधन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दर्शकों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की विमान हादसे में निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक संदेश में अजित पवार के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए प्लेन क्रैश में साजिश की आशंका जाहिर की है। उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की मांग की है। ममता बनर्जी ने इशारा किया कि इस घटना में साजिश हो सकती है, क्योंकि अजित पवार महायुति गठबंधन से दूरी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है और हमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। बुधवार सुबह बारामती में विमान हादसे के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर ट्वीट किया कि अजित पवार के अचानक निधन से बहुत सदमे में और हैरान हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग आज सुबह बारामती में एक भयानक विमान दुर्घटना में मारे गए और मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार जी भी शामिल हैं, और अजित जी के सभी दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस घटना की ठीक से जांच होनी चाहिए। बाद में उन्होंने एक बयान में कहा कि यहाँ लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। पता नहीं विपक्षी पार्टियों का क्या होगा, लेकिन वो बीजेपी सरकार के साथ थे। मुझे पता चला कि फिर से शरद पवार के साथ एकजुट होने की योजना बना रहे हैं। किसी भी एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं। किसी भी एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी के अलावा बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी विमान हादसे को शक के घेरे में खड़ा कर रखे हैं। पप्पू यादव ने शोक जताते हुए कहा कि विमान हादसा संजोग है या साजिश, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कोरी जांच होनी चाहिए कि विमान की दुर्घटना कैसे हुई। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए काला दिन बता दिया। संजय राउत ने कहा कि अब उनके बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेकार होगी, उनकी कमी खलेगी। अफसोस रहेगा कि वो कभी सीएम नहीं बन पाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूँ। समस्त पवार परिवार और परिजनों को इस दुख की घड़ी में मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। दर्शकों, अजित पवार के निधन को लेकर तमाम बड़े नेता दुख जता रहे हैं, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने जो पोस्ट किया है उसको लेकर सियासी बवाल अब मच चुका है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बुधवार 28 जनवरी 2026 को बारामती तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति के सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न सभाओं को संबोधित करना था। हादसे के कारणों की जांच संभवतः डीजीसीए द्वारा की जाएगी। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को भी कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिल पाया। अजित पवार के निधन पर पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी शोक व्यक्त किया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र की राजनीति का काला दिन बताया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं है। अजित पवार को याद करते हुए संजय राउत ने कहा कि उनकी पर्सनालिटी खुले दिल की थी, हर कार्यकर्ता उन्हें चाहते थे। आज महाराष्ट्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे आपसी मतभेद रहे, मगर उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो महाराष्ट्र के एक अच्छे नेता थे और उनका इस तरह जाना बहुत दर्दनाक है। वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अजित पवार के साथ अपनी 2 तस्वीरें साझा की हैं और लिखा है कि श्री अजित पवार जी जनता के नेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिल तारीफ था। उनका असमय
निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं हैं। ओम शांति। राजनीतिक जगत के तमाम बड़े नेता इस दुखद घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं देते हुए दुख अपना जाहिर कर रहे हैं। इस घटना ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश को हिलाकर रख दिया है। अजित पवार महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता है। उनका पूरा नाम अजित अनंतराव पवार है और वो एनसीपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वो दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे हैं। अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के कई बार सदस्य रह चुके हैं और राज्य सरकार में जल संसाधन और ऊर्जा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें